नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ई शाला में। बहुत दिनों बाद प्रश्नावली मैंने डाली थी संगीत विषय में भाग 8 की प्रश्नावली। लेकिन मैं एक चीज ये देखता हूं अपने खास तौर से एक बात ये बोलता हूं अपने टेलीग्राम वाले दोस्तों के लिए कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक प्रश्नावली डाली थी। शायद भाग 6 रहा होगा या 7 रहा होगा, जो भी रहा होगा। मैंने उसमें एक प्रश्न डाला था। मैं आप लोगों को भी कभी कभी जांचता रहता हूं कि आप लोग एक्चुअल में कभी पता करते हैं या नहीं कभी पता करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो हमको ये चीज थोड़ा सा अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि मैं अगर प्रश्नावली डालता हूं, मेहनत करके प्रयास करता हूं उस प्रश्न को बनाने का, उस नए से नए प्रश्न बनाने का, उसके ऑप्शंस जो देता हूं, उसके ऑप्शन में भी एक प्रश्नावली नवीन तैयार हो जाती है। लेकिन आप लोग उसको माइंड नहीं करते। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। आप लोगों ने इसकी कोई क्वेरी नहीं करी हमसे, कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ा था, उसका उत्तर ही मैंने नहीं दिया था आपको। तो उसका उत्तर नहीं दिया था तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपने उस प्रश्नावली को कैसे किया, कैसे नहीं किया। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बाध्यता है कि करना है तो करना है, बाध्यता नहीं होती है। लेकिन कहने का ये मतलब होता है क्योंकि आप अपडेट रहना चाहें, हम अपडेट करना चाहें आपको, तो कैसे करेंगे जब तक आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं विश्वास करके देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। बाय द वे, मैं आपको बता देता हूं, रुद्र ताल में 11 मात्राएं होती हैं और 11 विभाग होते हैं। आपको बता देता हूं, ठीक है। 11 मात्राएं व 11 विभाग होते हैं, ये रुद्र ताल होती है। और आपको पता होगा ये अभी उत्तर भारतीय संगीत में जितनी भी संगीत शिक्षण संस्थाएं हैं वो ज्यादातर जो है ये सिलेबस में अपने यूज करती हैं ये ताले, ठीक है। और उसके बहुत अच्छे से बोल होते हैं, धा ता धा तिरिकिट धी ना तिरिकिट तू ना कत्ता धा। ये होते हैं उसके ठेके के बोल। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं संगीत भाग 8 की, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को काफी कुछ आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे दिए आंसर, अच्छा लगा मुझको। तो बात कर रहा हूं, पहला प्रश्न था हमारा संगीत की प्रश्नावली भाग 8 का। संगीत रत्नाकर में कितने गमक। देखिए, थोड़ा सा दिखने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इधर लॉकडाउन में मेरा चश्मा टूट गया जिस वजह से अभी बन नहीं पाया तो हमको थोड़ा देखने में दिक्कत हो जाती है लैपटॉप पे। चलिए, संगीत रत्नाकर में कितने गमक बताए गए हैं? सबको पता होगा 15। मोस्टली लोगों ने 15 गमक बताए, बिल्कुल सही है। रस की परिभाषा सर्वप्रथम किसने बताई है? यह बात मैंने आपको कई बार बताई है। रस की परिभाषा तो बहुत लोगों ने बताई है, लेकिन यह बात भी मैंने आपको कई बार बताई है। भरत ने दी। और कितने रस माने हैं? 8। कौन सा रस नहीं माना है? शांत रहिए वाला रस, ठीक है। चलिए, तीजन बाई ने किस लोक विधा में प्रसिद्धि पाई है? पांडवानी लोक विधा है जिसमें प्रसिद्धि पाई है आपने तीजन बाई जी ने, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित रही है, ठीक है। और नोट भी करते जाइएगा आप लोग। मालूम है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं मालूम है तो भी नोट कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है, लिखी तो रहे हैं, वीडियो तो सुन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न था, चौथा प्रश्न, यक्षगान कहां से संबंधित है? यक्षगान जो नृत्य होता है, गायन शैली विधि है जो लोक में प्रचलित है, जो कि कर्नाटक प्रदेश से प्रचलित है, ठीक है। कर्नाटक प्रदेश से हमारी प्रचलित है यक्षगान। सर्वप्रथम मेल पद्धति को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? सर्वप्रथम मेल पद्धति किसने माना है? तो कोई भी परिवर्तित करके प्रश्न बन जाए, सर्वप्रथम मेल, अपने आप ये जान जाइएगा कि विद्यारण जी ने माना है। और 72 मेल किसने माने हैं? किसने माने 72 मेल्स? बताइए। वेंकटमुखी जी ने, चतुर्दंड प्रकाशिका वाले वेंकटमुखी जी ने माने, ठीक है। उन्होंने 72 मेल सबसे पहले माने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी हमारा क्या है? कर्नाटक की सप्तसुलादी जातियों के आधार पर कितनी तालें बनती हैं? कर्नाटक सप्तसुलादी ताल कितनी होती हैं? पता है आपको?
बताया तो था ही, मालूम भी होगा आपको। चलिए, 7 ताले होती हैं कर्नाटक की, ठीक है। ध्रुव मट्ट रूपक झंप त्रिपुट अट्ट एक, ये 7 ताले होती हैं। जातियां कितनी होती हैं, जैसे कि हमने बता ही दिया आपको, जो कि मुख्य रूप से कर्नाटक संगीत में यूज होती हैं। अब इन 7 तालों को हम लोग क्या करते हैं, जातियों से इंटू कर देते हैं, तो कितनी बन जाती हैं, 35। और इन्हीं 35 तालों को और गति भेदों के आधार पे कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो कितनी बन जाती हैं, टोटल 175 ताले। लेकिन ये हम लोगों के लिए जानने की बहुत जरूरत नहीं है कि हम लोग इसको जाने, मुख्य रूप से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारे यहां ज्यादा बनते हैं, जातियां कितनी होती हैं, कर्नाटक ताल कितने होते हैं, इनको सप्तसुलादी बोलते हैं, और इस ताल के पितामह कौन कहलाते हैं, जी पुरंदरदास जी। ठीक है, पुरंदरदास जी क्या है, कर्नाटक संगीत के, कर्नाटक ताल के पितामह कहलाते हैं। इस चीज को बहुत बेहतर समझ जाइए आप, ठीक है। बहुत प्रयास किया इन लोगों ने, तब एक शैली बना पाए हैं, नहीं तो जीवन भर जो है एक ही राग साधते लोगों का जीवन चला गया है। बहुत विद्वान रहे हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उस्ताद जहांगीर खान साहब तबले के किस घराने से संबंधित रहे हैं, उस्ताद जहांगीर खान साहब जो हैं तबले के लखनऊ घराने से संबंधित रहे हैं। और आपको ये बात बता दी जाए, ये प्रायः बहुत उम्र के हो गए थे तब तक इन्होंने तबला बजाया है। ये 100 साल के ऊपर हो गए थे, अप्रोक्सीमेटली 106 या कुछ ऐसे साल के रह गए थे ये, इतना टाइम तक ये जिए हैं। और इन्होंने आबिद हुसैन खलीफा जी से भी शायद शिक्षा प्राप्त की थी। आबिद हुसैन खलीफा, वाजिद हुसैन खलीफा जी से, जो आबिद जी के बाद वाजिद जी, उसके बाद में आफाक जी, उसके बाद इल्मास जी। लखनऊ घराने के बारे में आपको मैंने बताया था, है ना, ये परंपरा चली है, ये मुन्नू खां साहब से, ठीक है। तो ये वहां से परंपरा चली आई है। तो उस्ताद जहांगीर खान साहब आबिद हुसैन जी और वाजिद हुसैन जी के शागिर्द रहे हैं, ठीक है। और ये लखनऊ घराने के रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है लखनऊ घराने में। चलिए अभी लखनऊ घराने का एक और प्रश्न आ रहा है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई, सबको पता होगा, ये कौन है, तानसेन जी। इनको अकबर ने उपाधि दी थी, कौन सी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन जी को दी गई थी। किसने दी थी, अकबर ने। और आपको ये बात बहुत बेहतर पता होगा, ये सामाजिक तौर पे जब वो मियां तानसेन हुए तो उससे पहले इनका नाम था रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे या रामतनु मिश्र। इनका एक और नाम था तन्ना मिश्र, ठीक है। इस बात को आप बहुत बेहतर जान लीजिएगा। प्रश्न आएगा और मैं अगली बार दूंगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। और जो सही देंगे, मुझे लगेगा कि उन्होंने हमारी प्रश्नावली पढ़ी है, उत्तर हमारे पढ़े हैं और वीडियो हमारा देखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित सपन चौधरी जी तबले के किस घराने से संबंधित हैं। सपन चौधरी जी लखनऊ घराने से संबंधित हैं, जो कि उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब के शागिर्द रहे हैं, जो कि वर्तमान में लखनऊ घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं, सशक्त प्रतिनिधि कलाकार हैं। सब आदर से नाम लेते हैं, पंडित सपन चौधरी जी या सपनदा करके भी सब लोग बोलते हैं तबले के अपने समाज में, संगीत समाज में, ठीक है। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन हैं, अप्पा तुलसी काशीनाथ जी। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के लेखक है अप्पा तुलसी काशीनाथ जी, ठीक है। निम्न में से कौन कलाकार हैं जो तबला के साथ धामा वाद्य बजाने में भी प्रवीण है। आपको ये बात बहुत बेहतर पता होगी, धामा वाद्य क्या होता है। धामा जो है, जैसे कि आपको पता होगा पखावज में बाएं की तरफ आटा लगाते हैं, बीच में गीला आटा लगाते हैं, उसके बाद में बजाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसी का एक रूप था धामा, जो बायां जैसे होता है ना तबले में, जो बायां होता है, उस बाएं में क्या करते हैं, उसमें आटा लगा लेते हैं। जैसे काली स्याही लगी रहती है दाहिने बाएं में दोनों में, तो वैसे बाएं में वो लोग आटा लगा लेते हैं और उसको सेम पखावज स्टाइल में खोल के बजाते हैं, ठीक है। उस तरीके से खोल के बजाते हैं तो उसमें आटा लगा, उसको धामा बोलते हैं। बेसिकली वो लकड़ी का होता था या मिट्टी का होता था, ऐसे करके। और भी बहुत सारी अपनी रही, बेसिकली लकड़ी या मिट्टी का होता था, ठीक है। तो वो वाद्य बजाने में कौन प्रवीण थे, पंडित सुखविंदर सिंह, या कभी पंजाब में ज्यादातर जो भी संगीत व्यवसायी लोग रहे हैं उनको क्या कहते हैं लोग, उस्ताद भी बोलते हैं।
उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, मैं आपको पूरा नाम लिख देता हूं, सुखविंदर सिंह नामधारी। नामधारी जो होते हैं वो सरदारों में होते हैं ज्यादातर, वो जैसे कि नामधारी जो गुरु दक्षिणा ऐसे करके ले लेते हैं, शायद ऐसा ही होता होगा, तो उनको नामधारी बोल देते हैं। और इनका उपनाम ये भी आता है, सुखविंदर सिंह नामधारी पिंकी, ये नाम कई बार पेपर में आ चुका है। ये बनारस घराने के हैं और बनारस घराने के तबला वादक हैं, जो कि वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बनारस घराने का। और इनके गुरु कौन है? पंडित किशन महाराज जी, ठीक है। और ये बहुत छोटे थे, ये सुखविंदर सिंह बहुत छोटे थे तो बनारस गए थे पंडित जी से, काफी सालों तक उन्हीं के घर में गणेश कक्ष में रह करके इन्होंने शिक्षा ली थी। और बहुत गजब बजाते हैं भैया तबला, दरबार तक बजा के आए हैं, बहुत अच्छा बजाया है उन्होंने तबला, और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बजा रहे हैं बहुत अच्छा तबला, अभी हैं, ठीक है। और बहुत शिष्य हैं इनके, इनका बहुत नाम हुआ है भाई, नाम रहा है। और ये धामा वाद्य भी बजाते हैं बहुत अच्छा, और दरबार फेस्टिवल में इन्होंने धामा बजाया है, तबला तो बजाया ही है और धामा का इन्होंने अलग से सोलो दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तबले के किस घराने में प्रायः पेशकार वादन नहीं होता है? आपको पता होगा बनारस घराना है जिसमें पेशकार नहीं बजता है। शुरू में क्या बजता है? उठान, उठान, ठीक है, जिसको बनारस में लोग औचार भी बोलते हैं, औचार, जो कि कथक में भी यूज होता है, औचार, ठीक है। उठान बजाते हैं, उठान से शुरू करते हैं। और उठान के पहले भी, जैसे कि पंडित किशन महाराज जी का बात कहना था कि उठान से भी पहले जो बोल प्रणाली बजाते थे उसको बोलते थे पड़ाल या पराल। बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये शब्दावली आती रहेगी, खास तौर से हमारे तबले वाले दोस्त इसको बहुत बेहतर जानेंगे। पड़ाल या पराल कहते थे, उसके बाद में उसी जो बोल होते थे उसी को विस्तार करके आते थे, उठान कह देते थे, उसी का उठान बजाते थे। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? औचार, जो कथक में होता है। जैसे कि आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते थे, धा त्रकधित्ता त्रकधित्ता त्रकधित धेटे धेटे धा तकड़ा प्रधान धा तू ना कर तकड़ा त्रिगिर्तक त्रिगिर्तक धा त्रिगिर्धा प्रधान धा, ऐसे करके बोल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, पड़ाल या पराल, देन उसके बाद में उठान, जिस प्रोसेस को औचार बोलते हैं, जो कि बनारस घराने की अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है। चलिए, स्वामी हरिवल्लभ संगीत समारोह कहां होता है? जालंधर में, ठीक है। स्वामी हरिप्रसाद संगीत समारोह, सॉरी, स्वामी हरिवल्लभ संगीत समारोह होता है जालंधर में। चलिए, हमने 3 प्रश्न बनाए थे जिनके हमने उत्तर दिए थे, आफताबे सरोद, आफताबे मौसीकी और आफताबे हिंद, जो कि क्रमशः नाम थे उस्ताद हाफिज अली खां साहब, उस्ताद फयाज खां साहब और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जिनको बाबा भी बोलते थे। ये क्रमशः उस्ताद आफताबे सरोद, आफताबे मौसीकी और आफताबे हिंद, ये क्रमशः तीनों नाम है। आप इनको एक ही प्रश्न में देख लीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगली बार फिर से प्रश्न देने का प्रयास करूंगा। बैजू बावरा संगीत समारोह कहां होता है? मथुरा में होता है। ध्यान दीजिएगा, मथुरा में होता है। अगर कहीं वृंदावन मथुरा आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मथुरा लगाइएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी शिक्षा यजुर्वेद की है? अगर आप हमारे पुराने प्रश्न देखेंगे तो हमने धीरे धीरे करके सभी ग्रंथ वेदों की हमने शिक्षा आपको दी है। जैसे कि यजुर्वेद की शिक्षा होती है याज्ञवल्क्य शिक्षा, जिसको ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, मान कौतूहल ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? सबको पता है संगीत दर्पण में किया गया है, किस भाषा में किया गया है? फारसी भाषा में किया गया है। मान कौतूहल का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। अंतिम प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। नेशनल म्यूजिक डे, नेशनल म्यूजिक डे, नेशनल म्यूजिक डे और
नेशनल नेशनल योगा डे। अब तो पता ही चल गया होगा, बाबा रामदेव जी। 21 जून, ठीक है, 21 जून को मनाते हैं नेशनल म्यूजिक डे। आपको पता होगा योगा डे, लेकिन म्यूजिक डे नहीं पता होगा। और इंटरनेशनल जो म्यूजिक डे होता है वो 1 अक्टूबर को होता है, 1 अक्टूबर को होता है, ठीक है। इन हमारी प्रश्नावली से जुड़े अगर कोई भी संशय हो तो आप हमको जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा हमारे यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे हमको जरूर बताइएगा। और बाकी हमारे टीचमेंट या अदर सोशल जो वेबसाइट्स हमसे जुड़े हुए दोस्त हैं जो हमारी क्लासेस लेते रहते हैं, वो हमें जरूर बताएं कि उन प्रश्नों से और इन उत्तरों से कितना ज्यादा संतुष्ट हैं। और अपेक्षा है मुझको, संतुष्ट तो आप होंगे ही, इससे अदर भी अगर आपके कोई प्रश्नावली हो तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पूरा हर संभव भरसक प्रयास रहेगा कि हम आपके उत्तर दे सकें, ठीक है। और सारी औपचारिकताएं पूरी करिए हमारी इस वीडियो के साथ में, ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमसे जुड़िए इंशाल्लाह के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।